हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी कि पोएट्री में जितने भी फॉर्म्स होते हैं लिटरेचर के, वो हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके की मास्टर क्लास होगी जिसमें कंप्लीट वन शॉट में हम जितने भी पोएट्री के फॉर्म होते हैं, इसमें ड्रामा वगैरह का फॉर्म नहीं इंक्लूडेड है, यानी कि पोएट्री किस तरीके के लिखी जाती हैं उतने फॉर्म्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जिसमें सोनेट, एलेजी, ओड, बैलाड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये स्पेशली जो हमारा अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है, मोस्ट अवेटेड यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो मोस्ट यूजफुल है ही, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। और जो अब की बार पेपर आएगा उसका हम ये मान के चलते हैं कि लेवल एक हमको अप करके ही पढ़ना है। तो इतना ध्यान रखिएगा, यूपी टीजीटी वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, जो क्योंकि एक तरीके का मेरा कंपटीशन है वो लोग। और एज़ अ टीचर मैं वो सब चीज़ों को एक तरफ रख के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एक अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूँ। तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ में जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। यस, फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोनेट के बारे में कि सोनेट क्या होता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? तो ये जो डेवलप हुआ था ये इटली में हुआ था। इसका जो डेवलपमेंट का क्रेडिट दिया जाता है वो जियाकोमो डा लेंटिनी को दिया जाता है। जियाकोमो डा लेंटिनी को दिया जाता है। बट इसको उन्होंने परफेक्ट करके नहीं दिया था, इसको परफेक्शन दिया था पेट्रार्क ने। तो ये पेट्रार्क ने इसको परफेक्शन दिया था 14th सेंचुरी में। दैट्स व्हाई कि हम पेट्रार्कन सोनेट को कंसीडर करते हैं। अब अगर बात करें कि इंग्लैंड में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो सर थॉमस याट ने जो पेट्रार्कन सोनेट थी उसी को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। बट वो इतना कामयाब नहीं हो पाई इसको अच्छी तरीके से फ्लोरिश करने में। तो आगे क्या होता है, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो है, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो है, इन्होंने परफेक्शन देने का काम किया। और 16th सेंचुरी में इन्होंने इस सोनेट जो टर्म है, सोनेट जो पोएट्री है, इसको पॉपुलर किया इंग्लैंड के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे शेक्सपियर शेक्सपियर आए और मिल्टन आए। इन्होंने और वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ये सब मिलके जो है सोनेट को और भी ज़्यादा पॉपुलर करने में हेल्प किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा फैक्ट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो सोनेट हमेशा 14 लाइन्स की होती है, ध्यान रखना है। मीटर की बात करूँ तो आपको इसमें आयम्बिक पेंटामीटर ही हमेशा मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसमें टेंस लेवल होते हैं। स्ट्रेस ऑन एंड अनस्ट्रेस का यहाँ पे पैटर्न रहता है। पर लाइन इसमें आपको मिलेंगे 10th लेवल। थीम की बात करूँ तो ये लव, ब्यूटी, टाइम, मोरालिटी, फिलोसॉफिकल म्यूजिक, इन सब चीज़ों के लिए ये सोनेट्स लिखे जाते थे। वोल्टा क्या होता है? वोल्टा होता है टर्न ऑफ थॉट्स, यानी कि जब थॉट्स में चेंज आता है सडन, तो उसे वोल्टा टर्म दिया गया है। ये एक तरीके से देखिए, शिफ्ट और चेंज इन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में अचानक से चेंज आता है। पेट्रार्कन सोनेट में ये वोल्टा कब आता है? तो पेट्रार्कन सोनेट में जो 9th लाइन होती है, यानी कि ऑक्टेव के बाद आता है पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा। और उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट की बात करूँ तो जब यहाँ पे 3 क्वार्टेन्स जो होते हैं, 4-4 लाइन के, वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे वोल्टा आता है, ठीक है? यानी कि हम ज कह सकते हैं कपलेट वाली लाइन में वोल्टा आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टा शेक्सपियरियन सोनेट में कब आता है, पेट्रार्कन सोनेट में कब आता है। तो ये कुछ मेजर सा पॉइंट था, आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा अपने नोट में। ओके? अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा था। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। ये है पेट्रार्क, बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने सोनेट, क्योंकि इतनी ईज़ी है, आप सब भी सोनेट लिख सकते हैं। 14 लाइन्स की ही होती है। फ्री वर्स आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, फ्री वर्स में लिख सकते हैं, ना ही कोई राइम, ना ही को वो मीटर। ओके? तो ये चीज़ देखिएगा। ऑक्टेव होता है पेट्रार्कन सोनेट में, ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का। इसकी राइमिंग स्कीम होती है एबी, बीए और एबी, बीए। इसको मैं ऐसे पढ़ती हूँ, अब्बा, अब्बा करके, ठीक है? अब्बा, अब्बा करके आपको इसको पढ़ना है, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। यानी कि थोड़ा-सा आप रिलेट करिए, ठीक है? पेट्रार्क को ऐसा अब्बा करके मानिए और अब्बा, अब्बा करके इनको याद रखिए। देन उसके बाद आता है सेस्टेट, सेस्टेट होता है 6 लाइन्स का। तो इसमें आप ये पैटर्न देखिए, सीडी और सीडीई आपको मिलेगा, या फिर सीडीसी और डीसीडी मिलेगा, यानी सीडी
सीडी, सीडी करके ऐसे भी याद रखिएगा, 3 बार आपको सीडी मिलेगा या फिर सीडी, सीडी 2 बार आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है? अब वोल्टा जो है यहाँ पे बताया मैंने कि वोल्टा जो है वो ऑक्टेव एंड सेस्टेट के बीच में आता है, यानी कि ऑक्टेव जब खत्म होता है तो वहाँ पे 9th लाइन में आपको वोल्टा मिलेगा। अब यहाँ पे इनका एक कलेक्शन है कौन कैनजोनियर, ठीक है? कैनजोनियर एक कलेक्शन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्योंकि 3 तो हमारे ऑथर्स हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर फँसाना होगा तो आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में कोई फेमस सा आपको एलिजी दे दिया या फिर कोई फेमस सा सोनेट दे दिया, तो उसमें आपसे पूछ लिया कि इसके राइटर कौन है, तो बहुत ज़्यादा डीपर में नहीं जाना, आपको फेमस रखना है। जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट का जो फॉर्म है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन-सी सोनेट्स हुई हैं? शेक्सपियरियन सोनेट्स को यूज़ करके मतलब जो सोनेट्स लिखी गई उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन हुई है? तो एक बार मैं तो ये भी कहूँगी कि शेक्सपियर की जो मोस्ट फेमस जो सोनेट्स हैं, उनसे एक बार गो थ्रू ज़रूर हो लीजिएगा, ठीक है? अब ये जो टेंजोनियर जो ये कलेक्शन है इसमें 366 पोएम्स थी जिन्हें मतलब मोस्ट ऑफ जो थी इसमें वो सोनेट्स थी। अब ये जो डेडिकेटेड किसको थी यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रार्कन सोनेट जो है पेट्रार्क ने किसको डेडिकेट किया है तो इनकी बिलोवेड थी लौरा। लौरा इनकी बिलोवेड थी, इनको डेडिकेट किया था, ये ध्यान रखिएगा, ओके? नेक्स्ट देखिए स्पेंसेरियन सोनेट क्या था? स्पेंसेरियन पेट्रार्क के बाद स्पेंसेरियन जो सोनेट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, ओरिजिन हुआ था एडमंड स्पेंसर जो है ये लेट 16th सेंचुरी के पोएट थे, इन्होंने इसको ओरिजिन किया था और ये जो सोनेट का कलेक्शन था इन्होंने लिखा था एमोरेटी 1595 में, जो कि एक कलेक्शन था 89 सोनेट्स का जो कि इन्होंने डेडिकेट किया था अपनी वाइफ को। एलिजाबेथ बॉयल इनकी वाइफ थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और राइमिंग स्कीम की बात करूँ तो इसमें ए-बी, बी-सी और सी-डी, करके ये राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी यानी कि ए-बी 2 बार, बी-सी 2 बार, ठीक है? सी-डी 2 बार यानी ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा और ई आखिरी में बचता है तो ये कपलेट में हमारा कंक्लूड हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 3 इंटरलॉकिंग कर्टेन्स होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है जो कि आगे चल के आपको शेक्सपियरियन सोनेट में भी देखने को मिलेगा। 3 कर्टेन्स यानी 4 लाइन्स के 3 स्टैन्ज़ा आपको मिलेंगे, फाइनल कपलेट होता है 2 लाइन का तो जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो फाइनल कपलेट होता है, ओके? अब शेक्सपियरियन सोनेट की बात करूँगी, इसका थोड़ा मैं डीपर पढ़ाऊँगी इसको। 3 क्वार्टेंस होते हैं 4 लाइन्स के और इसमें आपको राइमिंग स्कीम बहुत आसान है इसका ए बी, सी डी, ई एफ, जी, ठीक है? तो ये हमारी राइमिंग स्कीम है, कपलेट में आपको जी मिलेगा, बाकी जो क्वार्टेन है उसकी राइमिंग स्कीम ये है। वोल्टा जो होता है ये कपलेट में आपको दिखाई देगा, एड्रेस किसको किया है ना किसको डेडिकेट किया है, तो सोनेट 1 से लेके 126 तक इन्होंने फेयर यूथ जो कि हेनरी विर्थस्ले और या फिर विलियम हर्बर्ट इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इनमें ये मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया कि इनमें से अगर कोई भी दिखे, आप फटाक से टिक मार दीजिएगा, ठीक है? ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे आपको पेपर के अंदर। अब सोनेट 127 से लेके 152 तक जो है ये डार्क लेडी जो एक मिस्ट्रेस थी कोर्ट के अंदर, जिसके साथ इनका एक लव एंगल जोड़ा जाता है, उनको लव में बिट्रेयल मिला था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सोनेट्स लिखी थी। देखिए जो शेक्सपियर थे वो चाहते नहीं थे कि उनकी सोनेट्स पब्लिश हो, बट पब्लिश करवा दी गई थी। 1609 में थॉमस सॉल्वे ने इनको पब्लिश करवा दिया था। तो ये जो 127 से लेके 152 तक की जो सोनेट है, ये मैरी फिटन डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। अब सोनेट जो 153 और 154 है, ये क्यूपिड को इन्होंने डेडिकेट किया है, जो कि एक्सप्लोर करता है लव और माइथोलॉजी को, ठीक है? ये तो इम्पोर्टेंट हो गया हमारा शेक्सपियरियन सोनेट। अब एलिजी क्या होता है? एलिजी के बारे में पढ़ेंगे। एलिजी जो होती है इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट ट्रेडिशनली एक्सप्रेसेस सॉरो, लैमेंटेशन और मॉर्निंग ऑफन फॉर समवन हू हैज़ डेड। यानी किसी के डेड के बाद आप उसकी याद में कोई कविता लिखते हैं, तो वो एलिजी बोला जाता है और उसमें आप उसकी जो खूबियाँ हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके जो संघर्ष है, वो सारी चीज़ें आप एलिजी में बताते हैं। अब एलिजी का जो ओरिजिन हुआ है ये एंशिएंट ग्रीस में हुआ है। द टर्म एलिजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेगोस मीनिंग अ मोurnफुल और लैमेंटिंग सॉन्ग यानी कि एक दुख भरा जो सॉन्ग होता है, इसका ग्रीक वर्ड जो है एलेगोस से ये ओरिजिन हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है मोurnफुल और लैमेंटिंग सॉन्ग यानी दुख भरा जो सॉन्ग होता है, किसी के मरने में आप जो शोक गीत जिसको बोलते हैं, तो लिखते हैं उसको ये बोलते हैं एलिजी, राइट? टाइप्स ऑफ एलिजी की बात करूँ तो क्लासिकल एलिजी में आपको इसके रूट जो मिलेंगे वो एलिजी
एलेजिया कपलेट फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन पोएट्स जो लिखते थे। इसमें आपको थीम्स मिलेंगी लव, वॉर एंड पर्सनल इमोशन, नॉट एक्सक्लूसिवली मॉर्निंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉर्न नहीं मिलेगा, बट यहाँ लव, वॉर इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें आप पर्सनल इमोशंस देखने को मिलेंगे। फ्यूनरल एलेगी जो होता है, ये होता है रिटर्न टू द मॉर्न टू डेथ ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा एलेजी मेन वही होता है, यानी किसी के मरने पे जो शोक गीत लिखा जाता है उसे ही एलेजी बोलते हैं। पास्टोरल एलेजी ये काफ़ी टर्म है तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एलेजी दैट यूजेस पास्टोरल इमेजेस। पास्टोरल यानी कि देहाती कविता, जिसमें आपको शेफर्ड मिलेंगे, रूरल सेटिंग यानी कि गाँव वगैरह का इलाका मिलेगा, टू लैमेंट अ लॉस यानी कि किसी लॉस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्रोमिनेंट एग्जांपल इंक्लूड जॉन मिल्टन्स लेसिडास एंड पर्सी बायसी शैलीस एडोनिस। एडोनिस और यहाँ पे लेसिडास आपका परफेक्ट एग्जांपल है, देख सकते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ एलएजी के बारे में बताएँ, नहीं एलएजी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको कोई नहीं बताता है, तो आपसे ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि एलएजी किस तरीके से लिखी जाती है, क्या पैटर्न होता है उसका। तो एलएजी जो होता है ये 3 पार्ट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको पहला जो पार्ट होगा वो लैमेंटेशन का होता है। द पोएट एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड सॉरो फॉर द लॉस, यानी कि आप उसका कोई प्रिय व्यक्ति चला गया है, तो वो अपना जो दुःख है, अपना पर्सनल जो दुःख है, वो एक्सप्रेस करेगा। है ना? यहाँ पे अब देखिए दिस सेक्शन इज़ डीपली पर्सनल एंड इमोशनल, यानी वो कैसा फ़ील कर रहा है उस बंदे के जाने के बाद, तो वो अपनी फीलिंग्स को आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन में दिखाई देगा, तो लैमेंटेशन उसी पार्ट को बोलते हैं। अब प्रेज़ के बारे में बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है वो प्रेज़ का होता है। द पोएट ऑनर्स द डिजीज़्ड बाय रिकाउंटिंग देयर वर्च्यूज़ एंड अचीवमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो भी कहाँ खूबियाँ थी, उसके क्या अचीवमेंट थे, उसके बारे में ये बात करेगा, ठीक है? उसको आइडियलाइज़्ड दिखाने की कोशिश करेगा। कंसोलेशन की बात करूँ तो द पोएट सीक्स टू प्रोवाइड कम्फर्ट ईदर बाय टर्निंग टू रिलीजन, फिलॉसफी और नेचर, ऑफन एंड्स ऑन अ होपफुल नोट, यानी कंसोलेशन में वो अपने सारे दुःख पे जो है काबू पा लेगा और एक तरीके से वो एक होपफुल नोट के साथ यहाँ पे एंड करता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स जो हैं एलिजी के वो ध्यान रखिएगा। लैमेंटेशन यानी कि पहले अपने दुःख को व्यक्त करेगा, देन उसके बाद प्रेज़ करेगा, यानी कि वो व्यक्ति कितना महान था, उसने ये सारी चीज़ें किया है ना, वो सारी चीज़ें। उसके बाद कंसोलेशन यानी कि अपने दुःख पे वो काबू कर लेगा कि नहीं सारे व्यक्ति तो जाते हैं, उसको भी एक दिन जाना है, लेकिन वो बहुत अच्छा था, मुझे उससे एक अच्छी सीख मिली, मैं भी वैसा बनूँगा, लाइक वैसा एक होपफुल नोट वो बना लेता है। तो ये हमारे 3 स्टेप्स थे किसके एलर्जी के, तो ध्यान रखिएगा। बाय-बाय नहीं सॉरी, बाय-बाय नहीं अभी नेक्स्ट है। अभी फेमस एलिजीज़ इन लिटरेचर, लिटरेचर में कुछ फेमस एलिजीज़ हैं। क्लासिकल पीरियड में आपको थियोग्निस ऑफ मेगारा रोट एलेजिक वर्सेस एन वॉलर मोरालिटी, और कैटुलस की आपको यहाँ पे फेमस कैटुलस है, इनको भी ध्यान रखिएगा। रेनेसा पीरियड में जॉन मिल्टन की लेसिडास, बेन जॉनसन के ऑन माय फर्स्ट सन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं डाल दिया है कि आपको मतलब एक नज़र में ध्यान रहे। देखिए जॉन मिल्टन की जो लेसिडास थी एक पैस्टोरल एलिजी थी, जो कि इन्होंने अपने जो फ्रेंड हैं अ, उनके मतलब डेथ पे लिखा था, ठीक है? एडवर्ड किंग की डेथ पे, ओके? तो जॉन मिल्टन की जो लेसिडास है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने किस फ्रेंड के लिए लिखा था, तो एडवर्ड किंग के लिए लिखा था। ये तो 25 साल में ही इनकी डेथ हो गई थी। बेन जॉनसन ऑन माय फर्स्ट सन, ये भी एक फ्यूनेरल एलिजी है फॉर हिज डिजीज़ चाइल्ड, अपनी डिजीज़ चाइल्ड के लिए इन्होंने लिखा। 18th सेंचुरी में आपको थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मिलेगा, और रोमांटिक पीरियड में पर्सी बायसी शैली की एडोनिस मिलेगा, जो कि इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मेमोरियम मिलेगी आपको रोमांटिक पीरियड में, जिन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड की डेथ पे लिखा था। मॉडर्न पीरियड में डब्ल्यू एच ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट के बारे में इन्होंने लिखा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एपिक के बारे में बात करूँ तो ये एपिक जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, जो कि ग्रैंड स्केल पे लिखी जाती है। इसमें आपको हीरोइज़्म की थीम मिलेगी, ठीक है? जैसे कि महाभारत, रामायण, बीओवुल्फ, ये सब क्या है ना एपिक पोएम है। एपिक मेनली क्या होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी आल्सो नोन एज़ ओरल और प्रिमिटिव, और सेकेंडरी आल्सो नोन एज़ लिटरेरी। अब ये दोनों क्या हैं, इनको हम समझेंगे। द एपिक ग्रोथ और प्राइमरी और प्रिमिटिव एपिक क्या होता है। अब प्राइमरी एपिक बिलोंग्स टू द ओरल ट्रेडिशन, यानी कि इसको मुंह से बोल बोल के गा गा के इसको सुनाया जाता था। द फेमस एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव एपिक और इलियाड, ठीक है? इलियाड एंड ओडिसी ये फेमस आपको प्राइमरी एपिक के तौर पे दिखाई देंगे। एंग्लो सैक्सन पीरियड में आपको ब्यूवुल्फ भी एक तरीके के एपिक ऑफ ग्रोथ है, यानी कि इसमें जो
कैरेक्टर होता है उसके ग्रोथ के बारे में दिखाया जाता है और मेनली ये ओरली गाया जाता था। लिटरेरी एपिक की बात करूँ तो ये मतलब इमिटेट किया गया था इसी फॉर्म को प्राइमरी एपिक से बट इसको लिखा गया था। ये इसको लिखते थे लोग, ठीक है? इसमें आपको फेमस वर्जिल की एनीड, स्पेंसर की फेयरी क्वीन और मिल्टन की पैराडाइज़ लॉस्ट, पैराडाइज़ रीगेन्ड यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ठीक है? कुछ मत समझिए, ये समझिए अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं बोल रही हूँ, बाकी आप लोग साइलेंट हैं, मेरा कोई इंटरैक्शन आपसे नहीं है। तो ये मैं जो कर रही हूँ ना, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में आता है। समझा दिया आपको प्रैक्टिकल करके। अब यहाँ पे देखिएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोएम इन व्हिच अ स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट लिसनर यानी कि इसमें जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है, रिवीलिंग देयर पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, थॉट्स एंड इमोशन थ्रू देयर स्पीच यानी कि जो कुछ भी वो बोलेगा उससे उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, उसके थॉट्स सब खुल के आएँगे। ताकि रॉबर्ट जो ब्राउनिंग है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये कंसिडर किए जाते हैं मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओके? तो ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है जिन्हें मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। इनका वर्क है माय लास्ट डचेस, द बिशप ऑर्डर, द हिज टॉम्ब एंड द फ्रा लिप्पो लिप्पी, ठीक है? इसमें आपको बेहतर तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग दिखाई देगा। ओड क्या होता है? ओड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओड जो होता है एक तरीके का फॉर्म ऑफ लिरिकल पोएट्री है जिसमें किसी भी चीज़ को मतलब उसकी प्रशंसा किया जाता है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको मतलब उभार के दिखाया जाता है। द वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक ओड, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे करके आई और डी ऐसे करके लिखा मिलेगा तो उसको ओईडी बोलते हैं, मीनिंग सॉन्ग और चैंट, ठीक है? द ओड ओरिजिनली रेफर टू अ टाइप ऑफ सॉन्ग सung बाय अ कोरस यानी कि इसको कोरस गाता है यूजुअली अकम्पनीड बाय अ लायर, ठीक है? लायर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाया जाता है। इन सेलिब्रेशन ऑफ अ पर्सन और इवेंट किसी भी पर्सन के कोई जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या फिर कोई इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ ओड्स की बात करूँ तो डोरियन और पिंडारिक ओड, द लेस्बियन और होरेसियन ओड, द इंग्लिश ओड में आपको रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों मिलेंगे। अब ये क्या होता है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द डोरियन और पिंडारिक ओड क्या है? पिंडारिक ओड जो होता है ये एक तरीके का ग्रेटेस्ट जो पोएट थे एंशिएंट ग्रीस के 6 टू बी 5th बीसी में आए थे पिंडार, उनको पिंडारिक कोड का फादर बोला जाता है। यानी कि पिंडारिक इज़ द फादर ऑफ पिंडार इज़ द फादर ऑफ पिंडारिक कोड और ये जो है रिटन किस लिए रिटन किया गया था? गॉड को प्रेज़ करने के लिए, गॉड के ऑनर में या फिर जब किसी की युद्ध में कोई विजय होती थी, उन रूलर्स और एथलीट्स के लिए पिंडारिक ओड्स लिखे और गाए जाते थे। ऑल्सो कॉल्ड ट्रिumphal ओड, ट्रिumphal ओड यानी वही मतलब जब युद्ध में आप कोई चीज़ जीतते हैं, आपको विक्ट्री मिलती है, तो उसमें ये चीज़ गाई जाती है इसलिए इसको ट्रिumphal ओड बोलते हैं। इसमें आपको फिक्स्ड स्टैन्ज़ा पैटर्न मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 ग्रुप्स इसमें आपको 3 ग्रुप्स मिलेंगे स्टैन्ज़ास के जिसे ट्रियाड बोला जाता है। द फर्स्ट स्टैन्ज़ा कॉल्ड अ स्ट्रोफी फर्स्ट स्टैन्ज़ा को स्ट्रोफी बोलते हैं जिसमें क्या होता है जो कोरस होता है वो मतलब चांट करते हुए एक डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है? एक डायरेक्शन में जाता है जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए ये कोरस का ग्रुप है, राइट? ये कोरस का ग्रुप है। अब ये दोनों क्या करते हैं ये सब चैंट करते हुए एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग एकत्रित हो गए, ओके? अब क्या होता है द सेकंड स्टैन्ज़ा इन ईच ट्रियाड इज़ कॉल्ड एंटीस्ट्रोफी। अब ये जब यहाँ से लौटेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे एंटीस्ट्रोफी। इसको हम एंटीस्ट्रोफी बोलेंगे। अब यहाँ पे जब मिडल में पहुँच जाएँगे, तो यहाँ पे खड़े होके जब ये सारे एक साथ गा रहे होंगे, तो हम उसको थर्ड स्टैन्ज़ा में इंक्लूड करेंगे, जिसको इपोड बोलते हैं। तो इन तीनों को याद रखिएगा स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। इस स्ट्रोफी मतलब एक लाइन में चला गया, दूसरा होगा कि रिटर्न होगा उसी लाइन में वापस आएगा, देन जो हमारा इपोड होगा उसमें एक जगह स्टैंड हो जाएँगे और वहाँ पे गाएँगे, ठीक है? होरेशियन और लेस्बियन ओड क्या है? तो ये जो होता है होरेशियन ओड जो है होरेस जो एक लैटिन पोएट होरेस थे उनके नाम पर होरेशियन ओड का नाम पड़ा, जो कि इन्होंने पिंडार को इमिटेट किया था बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया अपने इस तरीके का जो इन्होंने बनाया था
होरेशियन ओड में। जो लेस्बियन नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था इस ओड का, उस प्लेस का नाम था लेस्बियन, दैट्स व्हाई कि इसका नाम पड़ गया होरेशियन और लेस्बियन ओड। अब यहाँ पे क्या होता है जैसे कि पिंडारी कोड में आपको फिक्स्ड स्टैन्जा पैटर्न मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये राइम्ड और अनराइम्ड दोनों हो सकते हैं। अब ये पर्सनल ओड होते हैं, इन्हें किसी कोरस की ज़रूरत नहीं होती है। ओके? द इंग्लिश ओड, ठीक है? द इंग्लिश ओड में हमने पढ़ाया था रेगुलर ओड और इर्रेगुलर ओड। रेगुलर ओड में क्या होता है सीरीज़ ऑफ एग्ज़ैक्टली सिमिलर स्टैन्जास होते हैं। इसमें आपको सिमिलर स्टैंजा मिलेंगे, ठीक है? अब जैसे ओड ऑफ शैली और कीट्स के ओड्स आप देख सकते हैं, कीट्स के जो 18-19 के ओड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रेगुलर फॉर्म में लिखे गए हैं। वो एक बार ज़रूर आप इससे गो थ्रू हो लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ओड में आपसे पूछ लिया जाए। ओके, इर्रेगुलर ओड में क्या होता है कि इसमें कोई सिमिलर स्टैंजा नहीं होता है, ईच स्टैंजा फॉलोज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी कि हर स्टैंजा में आपको एक डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा। वर्ड्सवर्थ का जो ओड है इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये भी इसी तरीके का एक इर्रेगुलर ओड है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो ओड है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोएट्री के जितने भी फॉर्म्स थे इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं विद इम्पोर्टेंट नोट्स। आप इन सारे नोट्स को ज़रूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। ये मेरे पास बुक है, मैंने ये बैचलर में पढ़ी थी, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, ये हमारे में बुक थी बीए में, तो मैंने इसी से ये नोट्स मतलब टाइप करके बनाए हैं। एक-एक चीज़ मैंने बुक से निकाल के, तो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी ये, जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।